अविनाश सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग संदीप। सर, सिचुएशन तो टेंस होती जा रही है। वापस कच्चा तेल $100 के पार चला गया। दोनों तरफ से बयानबाजी आ रही है सर। इस बीच में क्या मार्केट आज फिर से घबराहट, थोड़ी सी दिक्कत में, टेंशन में आते हुए नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बिकवाली कल भी हमने देखी, मुझे लगता है कि आज भी जो अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि क्रूड अगर बढ़ता है तो दिक्कतें हमारे लिए बढ़ेंगी। ऑलरेडी हमको लगता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो लुब्रिकेंट, पेंट, केमिकल वाली कंपनियां हैं, इनके लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की इन्वेंट्री पॉसिबली हो सकती है। इसके बाद जो नया क्रूड ये इंपोर्ट करेंगे, ये डेफिनिटली महंगे लेवल पे आएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा हिट हो गया है। हम्म। एलएनजी में भी कटार ने कहा है कि वो प्रोडक्शन अभी सीमित रखेंगे। तो हम्म। कहीं न कहीं देखिए, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो हमारे लिए मार्केट्स के लिए खराब है। और मेरे ख्याल से जब तक एफआईआईज़ की बिकवाली लगेगी, कल भी मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में एफआईआईज़ ने माल सेल किया है। तो ये एक डबल प्रेशर है, क्योंकि ये रुपया के ऊपर प्रेशर डालता है। हम्म। रुपया अगर वीक होता है तो हमारे लिए दिक्कतें और बढ़ती है। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वॉर है, ये अगर मार्च एंड तक खत्म होती है तो मामला प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा। हम्म। अगर अप्रैल मई जून में ये वॉर निकल जाती है तो संदीप, मुझे लगता है कि मार्केट्स डेफिनिटली थोड़े से वोलेटाइल नहीं, बट थोड़े से डाउन ही रहेंगे, क्योंकि पूरा एक्शन अभी प्योरली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आज जो भी ट्रेड करेगा, आज उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, और निवेशकों के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा समय रुकना ठीक रहेगा। हो सकता है आपको निचले लेवल पे स्टॉक्स आगे भी मिल सकते हैं। ठीक है। ओके। सर, इस महीने की जहाँ तक बात है ना, कल इनफैक्ट आप देखें 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हुई। जैसे आप भी कह रहे थे कि एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। डीआईज ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो उससे भले ही रिस्पाइट मिला हो, लेकिन लेवल्स वाइज तो नहीं देखने को मिला। क्योंकि कल आप देखें हमारा निफ्टी छोटी मोटी नहीं, कल के सेशन में ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट के साथ 0.25% की गिरावट लेकर बंद होता हुआ दिखा है। सर, ये कल का अगर 6,200 करोड़ का नंबर मिला लेना, 39,118 करोड़ रुपए की बिकवाली है, जो कि एफआईआईज की अब तक इस महीने में हो चुकी है। कितने सेशंस बीते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सेशंस में ही सर ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज की ओर से देखने को मिल चुकी है। फरवरी का महीना खरीदारी वाला था। जनवरी में हमने 35,962 करोड़ रुपए की बिकवाली देखी थी, जो एनएसडीएल के नंबर्स बता रहे हैं। उस नंबर को भी हम पार कर चुके हैं। एनएसडीएल का जो नंबर है ना, जिसमें हम वायदा बाजार के नंबर्स और प्राइमरी मार्केट के नंबर्स भी जोड़ के देखते हैं, वो भी नंबर बता रहा है कि 39,417 करोड़ रुपए की बिकवाली है एनएसडीएल का जो नंबर है अभी तक का मार्च महीने का। तो उस लिहाज से सर, एफआईआईज के जो आंकड़े हैं ये क्या दर्शा रहे हैं सर? क्या ये महीना कहीं रिकॉर्ड बिकवाली वाला तो नहीं हो जाएगा कई महीनों के बाद? ये देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो माहौल ऐसा है कि यूएस में सारा एक्शन मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है। तो जहाँ-जहाँ इनका पैसा बन रहा है, मेरे ख्याल से एफआईआईज़ पैसा निकाल रहे हैं। जब तक ये वॉर में कोई भी सीज़ फायर या सॉल्यूशन का कोई सिग्नल मिलता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रम्प साहब कुछ और बोल रहे हैं, ईरान कुछ और बोल रहा है, और कहीं न कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला है, मेरे ख्याल से देखिए, मैं पढ़ रहा था किधर कि करीबन 20 मिलियन बैरल्स ये अभी सप्लाई में हिट हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, ऑयल का अगर सप्लाई लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ है, इंडिया के पास मेरे ख्याल से महीने भर का क्रूड होगा। अगर आप चाइना को कंपेयर करें तो उनके पास शायद थोड़ा ऑयल का इन्वेंटरी ऑलरेडी पड़ा है। तो कहीं न कहीं मार्केट इस पॉइंट पे अटका हुआ है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन आए। जब तक ये बमबारी चलेगी, मेरे ख्याल से मार्केट में आपको कोई बड़ी एफआई बाइंग देखने को मिलेगी नहीं। और देखिए, डोमेस्टिक फंड्स भी अगर पैसा डालते हैं तो मेरे ख्याल से देखिए, सभी को पता है कि इन्होंने पिछले टाइम पे भी जब मार्केट स्टेबल था तभी भी पैसा काफ़ी डाला है, बट इसका असर इमीडिएटली आता नहीं है। इनफैक्ट जो भी एसआईपी इन्वेस्टर्स है और जो अभी पैसा उनका लग रहा है, मुश्किल से 2 या 3 साल के बाद ही उनको रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसआईपी का इमीडिएट रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं है। तो आई थिंक ये लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में भले ही दिखे कि एसआईपी का पैसा जो डीआईएस लगातार इंडियन मार्केट्स में लगाते जा रहे हैं। सर, वायदा बाजार में भी देखें ना, तो कल आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हुई। इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचे गए। स्टॉक फ्यूचर्स में 2 दिन से लगातार खरीदारी हो रही थी। कल वहाँ पर भी 1,700 करोड़ रुपए की बिकवाली हमने एफआईआईज की ओर से बनती हुई देखी। ऑप्शंस भी बेचे गए हैं 565 करोड़ के। नेट नेट 8,265 करोड़ रुपए का बिकवाली का नंबर है वायदा बाजार में। और लॉन्ग शॉर्ट रेशो में भी आप देखें ना सर, ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए हैं और जो ऑप्शंस में बिकवाली हुई है, जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में आप देखेंगे एफआईआईज की,
उसका जो रेशो है वो घटकर अब 0.25% पर पहुंच गया है। सर, जो रिकॉर्ड लोज हमने देखे थे 7 साढ़े 7% के आसपास के, क्या वापस हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं देखो, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि मार्केट का मूड कैसा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को चलने का ऊपर जाने में दिक्कत जरूर रहेगी, और निचले लेवल पे देखो संदीप, मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, बट 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग 23,000 का लेवल स्ट्रांग मान के चल रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई कमजोरी आती है तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स के लिए दिक्कत रहेगी। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स एक छोटे दायरे में घूमेगा। मुझे नहीं लगता है कि बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल माहौल है और जिस प्रकार से अभी वॉर की सिचुएशन है, लग तो रहा है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा सा नरम ही खुलेगा। आज गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है, तो हो सके तो सेकंड हाफ में शायद थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, बट वो भी डिपेंड करता है कि वॉर की सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये मार्केट न्यूज पे रिएक्ट करता है। आपने पहले कहा कि वाटर रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो कल काफी भागे, तो मार्केट वही स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी है, जहां पे डोमेस्टिक फोकस्ड है, जहां पे कोई ग्लोबल हेडविंड का कोई खतरा नहीं है। तो मार्केट न्यूज बेस्ड चलेगा, जैसे जैसे न्यूज आएगी वैसे जैसे मार्केट में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। हम्म, ठीक है। तो खबरों के आधार पर, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो या फिर ग्लोबली जो वॉर को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, उसी के ऊपर बाजार कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। आपने सर रुपए की बात करी, रुपया परसों मजबूत हुआ था, कल फिर से हमने देखा है कि 23 पैसे की कमजोरी रुपए में बनी है। 91.81 के मुकाबले 92.04 का लेवल बनता हुआ दिखा है। 3 दिन पहले ही सर हमने देखा था रुपए में रिकॉर्ड लो बन गए थे, आई थिंक सोमवार का दिन था। 92.35 का लेवल था, आई थिंक 92.33 की रिकॉर्ड क्लोजिंग भी थी। तो वहाँ से तो हम थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन सर 92 का लेवल जैसे ही आता है ना तो थोड़ी घबराहट और बढ़ने लगती है। सर, आपका क्या अंदाज़ है, ये जितना कमज़ोर होना था रुपया हो चुका है जो अभी उन्हें रिकॉर्ड लोज हमने इस हफ्ते लगाए, या फिर और कमज़ोरी बाकी है अभी? नहीं, मेरे ख्याल से देखो और कमजोरी आ सकती है संदीप, क्योंकि लॉजिकली अगर एफआईएस कंटिन्यूअसली बेचते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो डॉलर इंडिया से लेके जा रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली करेंसी पे आएगा। और दूसरा, वॉर सिचुएशन इस प्रकार से है कि क्रूड की कीमतें अगर बढ़ती है तो वो भी प्रेशर डालेगा रुपया पे। मुझे लगता है कि देखिए हमको तैयार रहना चाहिए 92.5 या 92.6 के लेवल के लिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल लेवल है, और लग तो नहीं रहा है शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा जिससे रुपया इमीडिएटली हार्डन हो और अप्रिशिएट हो। तो डेफिनेटली थोड़ी सी चिंता की बात है, जो सेक्टर ज्यादातर इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि एक साइड पे क्रूड बढ़ रहा है, एक साइड पे रुपया वीक हो रहा है। तो उनके लिए डेफिनेटली जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर होगा वो थोड़ा सा प्रेशर वाला क्वार्टर हो सकता हम्म, तो सर, जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, उनके लिए तो दिक्कत की बात हो गई, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं, क्या उनके लिए कुछ राहत हो सकती है, रुपया जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है? है। देखिए थोड़ा सा तो रुपया वीक होता है तो इनके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन नेट नेट मुझे लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल आता है वो क्रूड ऑयल से आता है। और क्रूड ऑयल ऐसा रॉ मटेरियल है जो काफी सेक्टर्स को हिट करता है। अगर आप पेंट्स की बात करें या कार्बन ब्लैक की बात करें, लुब्रिकेंट्स की बात करें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि देखिए क्रूड डेरिवेटिव जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो काफी सेक्टर्स को हिट करेगा। मिसाल के तौर पे इवन एविएशन की बात करें तो एविएशन सेक्टर में भी इसका काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-65% जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो फ्यूल का होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं जो काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए शायद इतना इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन जो प्योरली इंपोर्ट करती है और जो डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचती है उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। ये सारे संकेतों की बातचीत हो गई, और कहाँ बाजार खुल सकते हैं वो भी आपने जान लिया। अब बढ़ते हैं खबरों वाले शेयरों की तरफ। सबसे पहले तो सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कल जो पेट्रोलियम मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने जो सिचुएशन है, जो टेंस है या फिर सप्लाईज को लेकर जो डिस्रप्शन है, उसको लेकर एक थोड़ा सा राहत देने की या फिर स्थिति का जायज़ा देने की कोशिश की है। मैं आपके सामने रखता हूं जो कल उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि 2 LNG कार जो कार्गो हैं वो देश में आ रहे हैं, यानी कि सप्लाईज को लेकर इतनी भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जैसा समझा जा रहा है। और OMCs यानी कि जो हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, जो IOC, BPCL, HPCL, उन्होंने
हमने अलग अलग सोर्स से क्रूड कार्गो हासिल किए, यानी कि क्रूड को हम अलग अलग देशों से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी डाइवर्सिफाई किया भी है हमने आपको। जहाँ तक गैस की खपत की बात है तो हमारा डेली कुछ 189 MMSCMD का गैस की खपत है, उसमें से 97 MMSCMD घरेलू उत्पादन है। अब जो बाकी बचती है गैस, उसमें से जो 47 MMSCMD गैस है या उससे ज़्यादा जो है, उसकी खपत के ऊपर जो असर है वो देखने को मिल सकता है। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से एलपीजी की जहाँ तक बात है तो हम अपनी ज़रूरत का 60% इम्पोर्ट करते हैं और इस 60% जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका जो 90% हिस्सा है वो हॉर्मुज से आता है। तो ये एक दिक्कत की बात ज़रूर है, जिस वजह से एलपीजी को लेकर हमने देखा है कि लंबी कतारें लगने लगी हैं, लोग बुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा घबराहट में आ रहे हैं। इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि एलपीजी ग्राहकों को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सिलेंडर की जो नॉर्मल डिलीवरी का समय है वो 2.5 दिन के आसपास है, जिसका पालन किया जा रहा है, उसी समय पे आपको मिलेगा भी। और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, जैसा कि डिसरप्शन हुआ है, सप्लाईज कम हुई हैं तो कीमतें बढ़ी हैं, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। सर, इन सब बयानों का आज ओएमसीज के ऊपर आप किस तरह से असर देखते हैं? नहीं, आई थिंक देखिए संदीप, ये जो आपने बताया इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा, क्योंकि अगर कस्टमर्स को ये कीमतें बढ़ा के मिलती नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी को तो लॉस सहना पड़ेगा। और ये अभी फिलहाल तो सरकार ने कहा है कि कोई कीमतें बढ़ेगी नहीं, सप्लाई वापस रेगुलर जैसा हो जाएगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो कंपनियां हैं जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, यहाँ पे आपको एक वीक ट्रेंड देखने को मिलेगा। और देखिए दूसरी बात, एलपीजी जो हम ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एलपीजी का प्रोडक्शन जितना हो सके उतना बढ़ाइए, बट प्राइस इंक्रीज़ आपको मिलेगा नहीं। तो क्लियरली मार्जिन प्रेशर ओ ओएमसीज़ को ज़्यादा देखने को मिलेगा। और रही बात क्रूड आई मीन ये गैस को लेके, कि देखिए गैस में तो मुझे लगता है महानगर गैस ने तो ऑलरेडी पब्लिकली कहा है कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी सारी रॉ मटेरियल्स ज़्यादातर लोकली ही प्रोक्योर वो करते हैं। बट अगर आप इंद्रप्रस्थ गैस देखिए, गुजरात गैस देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए, तो इन कंपनी ने ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को कहा है कि आगे चल के कोई गारंटी नहीं है कि सप्लाई कंटिन्यू होगा। तो हम्म। कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रेशर पॉइंट रहेगा। मेरे ख्याल से आज ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएमसीज़ में शायद आपको एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। सर, जहाँ तक ओएमसीज की बात है ना, ओएमसीज के शेयरों ने अभी तक रिलेटिवली आउट परफॉर्म ही किया है, गिरे हैं हायर लेवल से, ये भी अगर हम चार्ट देखें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का। लेकिन क्रूड की जहाँ तक बात है ना सर, तो भारत की जो क्रूड सप्लाई है ना, उसको लेकर भी कल पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि जो भारत की क्रूड सप्लाई है वो सुरक्षित है, सिक्योर्ड है। अभी तक रोज़ाना खपत जो है हमारी वो 55 लाख बैरल है और भारत का जो 70% क्रूड जो आता है वो हॉर्मुज के बाहर के रास्तों से आ रहा है। पहले ये 55% था। तो जहां हम पहले 55% हॉर्मुज से बाहर के रास्ते से तेल मंगवा रहे थे, अब ये नंबर बढ़कर 70% हो गया, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंस है पूरे क्रूड इंपोर्ट की 30% के आसपास बची है, जो कि हॉर्मुज के रास्ते से आती है। और घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों की जहाँ तक बात है तो इनकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ये चल रही हैं, कुछ कुछ रिफाइनरियाँ तो 100% से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर भी चल रही हैं। ऐसा भी पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जो बयान है वो निकल के सामने आए हैं। सर, ओएमसीज ने रिलेटिवली, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अंडर परफॉर्म नहीं किया, आउट परफॉर्म ही किया है। अब जो बयान आ रहे हैं सर और जिस तरह की सिचुएशन अभी बन रही है, क्या ओएमसीज में गिरावट जैसी सिचुएशन आपको नजर आती है और कितना डाउनसाइड बचा है इनमें? नहीं, देखिए पहली बात तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक अच्छी राहत की खबर है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि महीने भर की खिड़की इन्होंने खोली है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकते हो। तो रशिया का क्रूड डेफिनेटली एक सॉफ्टनिंग और एक पॉजिटिव फैक्टर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। इनफैक्ट ये डेफिनेटली हमारे फेवर में है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि देखिए रशिया से ऑयल इंडिया को आने के लिए अगर शिप से आता है तो करीबन 25-26 दिन लगते हैं। तो ये डेफिनेटली टाइम पीरियड लंबा है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले। बट कहीं न कहीं देखिए अल्टीमेटली अगर क्रूड $100 से अगर 125 या $130 तक पहुँचता है, तो कहीं न कहीं रशिया का क्रूड भी थोड़ा-सा महँगा होगा। और ऑब्वियसली महँगा क्रूड अगर इंडिया को आता है, तो उसको प्रोसेस करने के बाद अगर आपको प्राइस इंक्रीज़ करने को नहीं मिलता, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से हम्म। देखिए अभी तो मेरे ख्याल से कहना मुश्किल है, लेकिन मार्च एंड के बाद अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है, क्रूड अगर 120-30 डॉलर तक जाता है, हम्म। तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट उम्मीद कर रहा है कि रशिया का क्रूड आएगा,
रीजनेबल कॉस्ट होगा और इससे इनके मार्जिन्स में इमीडिएटली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट जनवरी टू मार्च का नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रैल टू जून में ये असर शायद आपको देखने को। अच्छा, ठीक है सर। गैस कंपनियों में क्या करें? कल हमने देखा था जितनी भी गैस वाली कंपनियां हैं, चाहे वो एटीजीएल हो, गुजरात गैस हो, जीएसपीएल हो, आईजीएल, एमजीएल, गेल, इन सब में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ देखा। तो सर अब गैस वाले स्टॉक्स को कैसे अप्रोच किया जाए? नहीं देखिए, गैस कंपनीज मुझे लगता है मैं शायद गलत हो सकता हूँ कि इसलिए बढ़े क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि एलएनजी की कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट दिया है। बट देखिए अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि सप्लाई लॉजिस्टिक्स ऐसा इशू है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कटार ने तो क्लियरली कहा है कि एलएनजी का सप्लाई वो अभी कमिट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से एलपीजी का तो आपको पता है कि 60-65% तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 2-3 हफ्ते में मार्केट देखेगा कि सप्लाई लॉजिस्टिक कैसे हो रहा है। रियली जो गवर्नमेंट ने कहा है वो एग्जीक्यूशन होता है, सप्लाई प्रॉपर्ली इंडियन प्रोड्यूसर्स को मिल रहा है। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर कम होता है तो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर भी कल भागा था। बट फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए भी एलएनजी की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ प्रोडक्शन हिट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कल का जो उछाल था वो आज कितना सस्टेन होता है वो देखना पड़ेगा, बट कहीं न कहीं 1-2 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सप्लाई लॉजिस्टिक्स में कितना नुकसान हो गया और ये कितना लंबा चलेगा। हम्म, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, ओएमसीज के अलावा ना सर एक बार ये जो एलपीजी की शॉर्टेज हुई है ना, उससे ये जो इंडक्शन कुकटॉक बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी चांदी हो गई है। हुआ क्या है कि एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से ये जो इंडक्शन कुकटॉप हैं इनकी मांग में तेज उछाल देखने को मिला है कि एक आंकड़े के मुताबिक सर ये जो इंडक्शन कुकटॉप हैं इनकी बिक्री में 20 गुना का इजाफा देखने को मिला है। तो इन कंपनियों की अगर हम बात करें, आप भी सर जानते ही हैं टीटीके प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज एक बड़ा ब्रांड है जो कि इसके उत्पादन में है। स्टोव क्राफ्ट है, आई थिंक पिजन इनका ब्रांड है। इसके अलावा हेवल्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, बटरफ्लाई गांधीमती है। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि इंडक्शन कुकटॉप बनाती हैं। सर आपके हिसाब से ये कितना लंबा खिंच सकता है सर ये एलपीजी शॉर्टेज वाला मामला, और लोग जैसे रिएक्ट करने लगे हैं, इंडक्शन कुकटॉप खरीदने लगे हैं, ये इन कंपनियों के लिए सर, जो कंपनियां बनाती हैं, ये उनके लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है? नहीं, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव है क्योंकि देखिए जो कस्टमर है वो अपनी प्रोटेक्शन चाहता है, तो इसीलिए इंडक्शन कुकटॉप में आपको वॉल्यूम ग्रोथ एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीने के लिए तो ज़रूर लगेगा। जब तक किसी को क्लैरिटी नहीं है कि ये वॉर कब तक चलेगी, क्रूड ऑयल प्राइस कहाँ पे सेटल होगा। मेरे ख्याल से देखिए ये सारी कंपनीज़ को शायद एक अच्छा क्वार्टर, बम्पर क्वार्टर मिले, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, देखिए मार्केट में कभी भी एक बात सोच लीजिए कि कोई भी फ्यूल का कॉस्ट अगर बढ़ता है तो लोग आज अल्टरनेटिव्स की तरफ देखते हैं, तो यही शायद हो रहा है। और ये सारी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती है, इसके लिए कोई डाउट नहीं कि अगले 2-3 महीने तो डेफिनेटली डिमांड अच्छी रहेगी। ये कंपनीज के लिए आपको एटलीस्ट नियर टर्म में तो अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो ये डेफिनेटली स्वाभाविक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे साल चलेगा, क्योंकि कोई भी वॉर इतनी लंबी नहीं चलेगी। जब क्रूड नॉर्मल हो जाएगा तभी मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स ग्रोथ हमने देखा है उसमें भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देख सकता है। तो सर इनमें से कोई ऐसा नाम जिनमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है या फिर मौके हैं? देखिए हेवल्स मुझे लगता है काफी अच्छा है। हेवल्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। हेवल्स में अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो डेफिनेटली हेवल्स में आप देख सकते हो। टीटीके प्रेस्टीज भी एक ज्यादा बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट में। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर किसी को शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी पोजिशनल व्यू के साथ काम करना है तो मेरे ख्याल से ये बात मान के चलिए कि मार्च में तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं आए नंबर्स में, लेकिन अप्रैल मई जून में अगर ये मामला इंक्रीज होता है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर इन सारी कंपनीज को यानी हेवल्स और टीटीके प्रेस्टीज में आपको एक अच्छा बूस्टर शॉट देखने को मिल सकता है। तो हेवल्स और टीटीके प्रेस्टीज, इन दोनों स्टॉक्स पर आप ज़रूर नज़र रखें। चलिए, आज सर आप हमारे साथ हैं, आप फंडामेंटली चीज़ों को बहुत बढ़िया ट्रैक करते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, कई दशकों का आपका एक्सपीरियंस है। सर ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला मामला चल रहा है ना, उस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। स्टॉक अगर आप देखें कहाँ 90-95 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी अगर आप देखेंगे ये स्टॉक कहाँ घटकर वापस आई थिंक 60-65-66 के आसपास आ गया। अब सर इनका जो दो मामले सामने आए थे, एक एफडीज वाला मामला था और एक जो फ्रॉड हुआ था अकाउंट्स को लेकर,
उसको लेकर अब ईडी चंडीगढ़ की ओर से ना इस बैंक फ्रॉड मामले में तलाशी हुई है, कुछ सर्चेस हुई हैं और इस स्कैम के सिलसिले में 19 जगहों पर कल छापेमारी हुई है। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने है, जिसमें इनके जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो एक्स बैंक के ऑफिशियल्स हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो टारगेट में थे। खासतौर पे इनके ऊपर सर्चेस हुई हैं, इनकी तलाशी ली गई है और जो मुख्य आरोपी है उससे जुड़ी जो अकोमोडेशन एंट्री है उसकी जो जांच है ना, वो कल ईडी की ओर से की गई है। उसमें पाया गया है कि जो मल्टीपल शेल कंपनीज है ना, उनके ज़रिए ये जो फंड्स हैं ना उनको रूट किया गया है और बड़े ट्रांजैक्शन थे सर। मनी को साइफन ऑफ करने से पहले ना लार्ज ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ताकि मनी जो है, जो पैसा जो है, उसको लेयर्ड रूप से सर किया गया है, ताकि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बड़े ट्रांजैक्शंस दिखे ना ज़्यादा, फिर उनकी पहचान ना हो पाए। तो उस हिसाब से सर ये जो फाइंडिंग्स हुई हैं कल ईडी की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर और जिस तरह की गिरावट हो चुकी है, क्या और पेन बाकी है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ बड़े निवेशकों का, कुछ बड़े फंड हाउसेस का या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भरोसा ही इस बैंक से उठ जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, कोई भी बैंक में अगर कोई फ्रॉड या ऐसी कोई चीज़ होती है तो पहला तो भरोसे की बात होती है। देखिए, बैंक्स में जब कोई भी पैसा लगाता है डिपॉज़िटर, तो वो चाहता है कि ऐसे चीज़ों में अगर बैंक अटक गई तो डेफ़िनेटली उसमें नेगेटिव सरप्राइज़ आता है और यही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हुआ है। देखिए, वैसे तो ये जो कंपनी के प्रमोटर हैं वैद्यनाथन, वे पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे और उनके बारे में कहना, मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से उन्होंने इस बैंक को खड़ा किया है। हम्म। अभी ये जो मुद्दा हो गया है, मेरे ख्याल से देखिए मार्केट तो देखेगा कि जो 4th क्वार्टर आएगा उसमें कितना प्रोविज़निंग इस फ्रॉड या इस डेवलपमेंट पे बैंक प्रोवाइड करेगा। लग तो रहा है कि थोड़ा-सा फिगर नेगेटिव सरप्राइज़ ही आएगा, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तो 4th क्वार्टर का नंबर आने के बाद ही मेरे ख्याल से मार्केट उम्मीद करेगा कि ऐसा कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि दूसरा फ्रॉड जो 117 करोड़ का हो गया है संदीप, वो बेसिकली 1-2 दिन पहले ही हमको पता चला। तो हाँ। देखिए, जब एक फ्रॉड होता है उसके बाद दूसरा फ्रॉड होता है तो लोग और डर जाते हैं। तो बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बैंक के पास उतनी लिक्विडिटी है, बैलेंस शीट भी बड़ी है, इनका कासा रेशो भी करीबन 50% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे हैं। लेकिन उम्मीद हम यही रखें कि इस ये 2 इंसिडेंट्स के बाद ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आगे ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोगों का भरोसा निकलना काफ़ी स्वाभाविक है। तो मैं कहूँगा 60-65 में ये स्टॉक तब तक रहेगा जब तक चौथे तिमाही के रिजल्ट्स नहीं आते, आगे चल के 1-2 क्वार्टर्स में नॉर्मल-सी नहीं आती, क्योंकि कहीं न कहीं ये ट्रस्ट का मैटर है। तो मुझे लगता है इसको फ्रैंकली अगर किसी को खरीदना है, तो थोड़ा-सा समय रुकिए, चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद प्रोविज़निंग आएगी, आउटलुक आएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से एक तरीके का एक री रेटिंग या मान के चलिए अप ट्रेंड वापस शुरू होगा। तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करेगा। बिल्कुल, वेरी रीजनेबल। जब तक नंबर्स नहीं आए थे चौथी तिमाही के और इम्पैक्ट समझ नहीं आता कितनी प्रोविजनिंग करते हैं, क्या आउटलुक पेंट करता है बैंक का मैनेजमेंट, तब तक आप इसमें खरीदारी करने से अगर बचें तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। अच्छा, इसके अलावा सर एथर एनर्जी अगर हम देखें तो इसको लेकर आपका व्यू किस तरह का है? इन्होंने सर क्या किया है, इनके जो मॉडल्स हैं कुछ रिड्जा और 450 सीरीज़ के जो ई स्कूटर है उनके ऊपर 20,000 रुपये तक के कुछ ऑफर्स, कुछ छूट जो है उसका ऐलान किया है। पीएम ई ड्राइव के तहत जो सब्सिडी मिलती है सर वो खत्म होने जा रही है, उससे पहले कंपनी ने जो ऑफर्स है उनका अनाउंसमेंट किया है। एथर एनर्जी के लिए आप कैसे देखते हैं सर इन डेवलपमेंट्स को? ये अच्छा है। देखिए, जब क्रूड प्राइस बढ़ता है तभी लोग, जैसे मैंने कहा, अल्टरनेटिव ऑप्शंस फाइंड करते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर मार्केट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इसमें एथर एक बहुत अच्छा प्लेयर है। प्रोडक्ट भी कंपनी का अच्छा है, इनका जो रिव्यूज़ है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो डेफिनेटली देखिए, प्राइस कट के बाद एक थोड़ा-सा डिमांड का जो पोटेंशियल है वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब सस्ता व्हीकल आपको मिलता है और प्लस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें डेफ़िनेटली आपको वॉल्यूम ग्रोथ पॉज़िटिवली इम्पैक्ट होने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये ₹20,000 का कट जो वो अनाउंस कर चुके हैं, अगर वो लंबा समय के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छा इज़ाफ़ा आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव है। मुझे लगता है कि देखिए एक्चुअल नंबर्स कितने बढ़ेंगे वो तो आप अब हमको बाद में पता चलेगा। बट क्रूड जब तक ऊपर है, मेरे ख्याल से ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कंपनी ने अडॉप्ट की है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप कह रहे थे सर कि खबरों के हिसाब से जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है मार्केट वैसे ही चलेगा, जैसे कल हमने देखा भी था जल जीवन मिशन 2.0 को जो मंजूरी मिली थी कैबिनेट की ओर से परसों शाम को, उसका इम्पैक्ट हमने कई सारे स्टॉक्स पे कल बनता हुआ देखा। उनमें से एक नाम सर एनवायरो इंफ्रा भी था, जो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर इंफ्रा से जुड़ा हुआ स्टॉक है।
इसको लेकर सर अब एक खबर आई है कि कंपनी को 411 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है बिहार अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से। तो मान के चलें सर उसी का ही रिफ्लेक्शन है ये, या फिर वो वाले ऑर्डर्स तो अभी आना बाकी हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से देखिए मान के चलिए कि ये जो नए ऑर्डर्स आएँगे, ये तो अप्रैल से ही शुरू हो जाएँगे। तो हम्म। क्लियरली कल मार्केट ने एक थम्स अप दिया था, सेंटिमेंटल काफ़ी बूस्ट हो चुका था। तो मैं यही कहूँगा निवेशकों को कि देखिए आपको अगर खरीदना भी है, तो टुकड़ों में खरीदिए क्योंकि 20% 25% एक दिन में स्टॉक भागता है। ऐसी हम्म। जल्दबाज़ी मत करिए क्योंकि मार्केट है, कहीं न कहीं काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी कल बाय कर चुके होंगे, तो वो हम्म। डेफ़िनेटली 20-25% अगर स्टॉक बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत तो मुनाफ़ा वसूल ज़रूर करेंगे। तो ये हम्म। डेफ़िनेटली ऑर्डर्स आपको अप्रैल से आएँगी और एफवाई 26-27 के लिए ये कंपनीज़ के लिए अच्छा माहौल बनेगा क्योंकि पिछले साल ऑर्डर्स कम हो गए थे, गवर्नमेंट ने पैसा भी रिलीज़ नहीं किया था जल जीवन का। तो इस साल डेफ़िनेटली आप एक्सपेक्ट करो कि अच्छे ऑर्डर्स अप्रैल से आपको मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म अभी स्टोरी अच्छी बनी है। बट एग्ज़ैक्टली मैं कहूँगा कि सारा जो भी स्टॉक का बाइंग है, वो एक साथ मत करिए, टुकड़ों-टुकड़ों में करिए, आपको मौके मिलेंगे आगे भी खरीदने के लिए। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। आगे भी मौके मिलेंगे तो धीरे धीरे टुकड़ों में अगर आप खरीदारी करें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सर इस स्पेस में कोई और भी नाम है जो आपको पसंद है? क्योंकि इसमें कल हमने देखा था एनवायरो इंफ्रा के अलावा एंटनी वेस्ट हुआ, वाटेक वबाग हुआ, काफ़ी अच्छे चले थे ये स्टॉक्स सारे ही। नहीं देखिए, बड़े प्लेयर में तो वाटेक है, उसके बाद ईएमएस है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बोला एनवायरमेंटल इंफ्रा ये भी कंपनी अच्छी है। बट मेरे ख्याल से जो पाइप बनाने वाली जो कंपनियाँ है स्पेसिफिकली अगर हम जीआई पाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बहुत ही बुरी तरह से 80-90% का फॉल आ गया है, वो भी कल चला था। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी के पास थोड़ा-सा लंबा टाइम है, 6 से 12 महीने के लिए। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के लिए काफ़ी बेहतर आना चाहिए। ठीक पर हम खुले हैं 23,866 के मुकाबले, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक गैप डाउन है जो कि हमने इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखा है। और उसके बाद आप देखेंगे जो 23,600 का लेवल है वो भी मार्केट्स में टूटता हुआ दिखा है। तो आई थिंक मंडे का लो था जो हमने 23,700 के नीचे 23,697 का लो टच किया था। अब उस लेवल के भी हम नीचे खुले हैं और इनफैक्ट हमने 23,600 का लेवल भी तोड़ दिया। 23,580 ये हमारा अभी तक का लो है जो अभी बाजार खुला है उसके बाद जो हमने टच किया है। तो कहाँ हम कल 23,900 के नीचे 23,866 पर बंद हुए थे, आज हमने 23,580 यानी कि 23,600 के नीचे के जो लेवल्स हैं वो भी निफ्टी पर बनते हुए दिखे। तो एक और गैप डाउन के साथ बाजार खुला है कल की भारी गिरावट के बाद। कल भी हम 400 पॉइंट के आसपास फिसले थे, उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो आपको निफ्टी में करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज फिर से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब 300 पॉइंट के आसपास की हो चुकी है। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो हम 55,008 पर खुले। 55,000 का लेवल हमने ओपनिंग पर किसी तरह से बचा लिया लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाया। नीचे में जो लो हमने टच किया है वो 54,800 के नीचे का है। 54,785 ये लो है जो कि हमने बैंक निफ्टी पर टच किया है। सर ये जो गिरावट हो गई है, आप कह भी रहे थे कि 23,000 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 23,700 पहले माना जा रहा था कि शायद उसको हमने किसी तरह से बचा लिया, आज तो 23,600 भी टूट गया। तो 23,000 आ ही रहा है, ये मान के चलें? इतनी डाउनसाइड बची हुई है अभी? नहीं, हो सकता है देखिए अभी कभी होगा पता नहीं बट 23,500 अगर हम कन्विंसिंगली तोड़ते हैं, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से गिरावट और भी शार्प हो सकती है। देखिए मुझे लगता है कि इस माहौल में स्टॉक्स को ऊपर जाना थोड़ा-सा दिक्कत भरा डेफ़िनेटली है, लेकिन अभी नीचे कितना मार्केट सस्टेन करता है, अगर मान के चलिए आज एफआईआईज़ ने और ज़्यादा बिकवाली की, तो उसका हम्म। असर आपको डेफ़िनेटली मार्केट के मूड और इंडेक्स पे देखने को मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादातर इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स ही बेच रहे हैं। तो उसका असर रहेगा बट 23,500 संदीप पहला स्टॉप रहेगा। अगर वो कन्विंसिंगली आज टूटता है, तो डेफिनिटली लग तो रहा है कि 23,200 या 23,300 होगा और उसके बाद 23,000 पॉसिबली लग रहा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर लेवल्स को लेकर हमारी बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? हाँ, इनफैक्ट सुनील संदीप जो भी स्टॉक्स हमने आज बात किए हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक सजेस्ट किए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई भी पोज़ीशंस इन सारे स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज देने के लिए एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर।